नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में। जहाँ आज का हमारा टॉपिक है भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। अब ये क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। पिछले खंड में हमने पाया कि मतलब इसके पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि देश में अनियत श्रमिकों का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। अनियत श्रमिक वह होते हैं जिन्हें 12 ही महीने काम नहीं मिलता है, उन्हें साल के कुछ महीने ही काम मिलता है, वो अनियत श्रमिक कहलाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक उद्देश्य जन सामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करना भी बताया गया था। जब देश आजाद हुआ था तो इस बात के बारे में सोचा गया था कि हर एक व्यक्ति की आजीविका को पूरा किया जाए, उसे रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराया जाए। यह भी कहा गया था कि औद्योगिकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित कर उन्हें विकसित देशों की भांति उच्च जीवन स्तर उपलब्ध कराएगी और कृषि पर से निर्भरता को कम किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। किंतु हम यह पिछले अनुपात में देख चुके हैं कि योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों के बाद भी देश के श्रम बल के आधे से अधिक सदस्यों के लिए कृषि ही रोजी रोटी का प्रमुख साधन बनी हुई है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया, इसका पहला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि हमारे देश में ये बोला गया था, योजना बन रही थी, देश आजाद हुआ था कि कृषि पर से निर्भरता कम करके लोगों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा, उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास विस्तार किया जाएगा। लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा निर्भरता कृषि क्षेत्र पर और गैर कृषि क्षेत्रों पर ही है। फिर लिखा, अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क मतलब विचार है कि अनेक वर्षों से रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास मतलब कमी हो रही है। आखिर 10 से 20 वर्षों तक काम कर चुके न जाने कितने ही श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेजुटी और पेंशन आदि से वंचित क्यों रह जाते हैं? क्यों सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है? निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में उसी काम को करने वाले से कम वेतन क्यों पाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति से ज्यादा निजी क्षेत्र का व्यक्ति काम करता है, तो निजी क्षेत्र के व्यक्ति का वेतन कम क्यों है? क्यों सरकारी कर्मचारी का वेतन ज्यादा है और क्यों उसको इसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है, पेंशन की, ग्रेजुएटी की? आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत के सकल श्रम बल के बहुत छोटे से वर्गों को नियमित आय मिल पा रही है। सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। यही वर्ग अपने श्रमिक संघों को गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। ये कौन लोग हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम श्रम बल को औपचारिक और अनौपचारिक वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। कौन से प्रश्न का उत्तर एक बार फिर देखो। इसने हमें बोला कि सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। श्रमिकों को श्रम कानून के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजबूत बना रही है, ठीक। यही वर्ग अपने श्रमिक संघों को गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। तो ये लोग कौन है? तो इस आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया कि ये लोग कौन है जो रोजगार का विरोध करते हैं, नियमित रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि ऐसे श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक को संगठित भी कहा जाता है और अनौपचारिक को असंगठित भी कहा जाता है। तो लिखा है यहाँ, इन्हीं को संगठित और असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सार्वजनिक उपक्रम में काम करें, सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाले व्यक्ति और निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र जो 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, इन दोनों के अंदर काम करने वाले व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंदर या औपचारिक के अंदर आते हैं। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारी कहा जाता है। अन्य सभी उद्यम और उनमें कार्य कर रहे श्रमिक मिलकर अनौपचारिक क्षेत्र की रचना करते हैं। मतलब बाकी के जो भी श्रमिक बचे हैं, शासकीय कर्मचारी को छोड़कर, वो अनौपचारिक के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार इस अनौपचारिक क्षेत्र में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति जिनके पास भाड़े का श्रमिक नहीं है, सम्मिलित है। जैसे अब एक फल बेचने वाला है, वो स्वयं का कार्य करना है, अब वो भाड़े का श्रमिक कहाँ से लेके आएगा? ठीक है, फल बेचने वाला, फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला,
ये व्यक्ति। इसमें सभी गैर कृषि दैनिक वेतनभोगी मजदूरी, विनिर्माण मजदूर तथा सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जैसे फुटकर व्यापारी होते हैं ना, जो गली गली में जाके सामान बेचते हैं, हम देखते हैं कोई बाइक पर, कोई ठेले पर, कोई साइकिल पर, कोई सर पर रख के, है ना, इस तरीके सामान बेचने आते हैं, तो एक नियोक्ता के अंडर में रहकर काम करते हैं। तो इन सभी को हमने असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक रोजगार के अंदर शामिल किया। फिर आगे लिखा, आप देखेंगे कि यह श्रमिकों को वर्गीकृत मतलब उन्हें बांटने का एक तरीका है। हालांकि वर्गीकरण के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। कक्षा में संभावित तरीकों पर आप चर्चा करें। स्वनियोजित, नियमित, अनियमित, ये तरीके हैं रोजगार के। स्वनियोजित, स्वयं का कार्य करने वाला। नियमित रोजगार, जिसमें 12 महीने काम मिलते हैं। अनियमित रोजगार, जिसमें 12 महीने काम नहीं मिलते। तो इनके अलावा भी रोजगार को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया यहाँ कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के जितने भी लाभ है संगठित क्षेत्र मतलब शासकीय व्यक्ति को मिलता है। इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है। बिल्कुल, सरकारी व्यक्ति से की इनकम ज्यादा होती है, प्राइवेट व्यक्ति से ज्यादा। विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से माना गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकाधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। किंतु वास्तव में भारत में क्या हुआ, पिछले दिए गए आरेख को देखें, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रम बल का वितरण दर्शाया गया। मतलब हमने पहले चार्ट देखा था, और उसके अलावा यहाँ पर एक और चार्ट बताया गया है जिसमें हम देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये देखो, यहाँ बताया गया है, ये देखो, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों के बारे में बताया गया, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ संख्या बताई गई है मिलियन में। तो औपचारिक एक पुरुष के बारे में बताया गया है और महिलाओं के बारे में बताया गया है। तो नियमित 12 महीने काम करने वाले पुरुष कितने हैं, 24 मिलियन, और महिलाएं कितनी है, 6 मिलियन। और अनौपचारिक में पुरुष कितना है, 310 मिलियन, और महिला कितनी है, 133 मिलियन। ये आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। और इसी बात को यहाँ बताया गया है कि सन 2017-18 में 473 मिलियन श्रमिक थे। केवल 30 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। क्या आप इनका प्रतिशत अनुपात आंकित कर पाएंगे? ये मात्र 6% ही है। ये इस तरीके से कैलकुलेट करके 6% निकला। दूसरे शब्दों में देश के 94% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2011-12 में जिस वर्ष के लिए लिंग आधारित औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार का डेटा उपलब्ध 46.4, उसके अनुसार औपचारिक क्षेत्र का लगभग 20%, अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 30% महिला है। जो अभी हमने समझा, जो चार्ट हमने समझा, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रही है, शासकीय या नियमित रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है, स्वरोजगार सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान देना आरंभ किया। 1970 के दशक के अंत तक आते आते इन्होंने अनुभव किया कि औपचारिक क्षेत्र की जगह अनौपचारिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि लोगों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में लेकर आए, लेकिन आज भी हमारे देश में कृषि पर ही निर्भरता है। लोग स्वयं के कार्य करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। किंतु अनौपचारिक क्षेत्र के उद्योगों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती और उन्हें सरकार से भी किसी प्रकार का संरक्षण और नियमन नहीं मिल पाता। भले व्यक्ति स्वयं का काम करता है, कभी उसे पैसा आता है, कभी नहीं आता। खुद की कोई दुकान लगे, किराने की दुकान लगे, कभी कोई कस्टमर आया, कभी नहीं आया, तो उसमें नियमित रोजगार नहीं मिलता और उसे काम पर भी रोज जाना ही पड़ता है। जबकि शासकीय नियमों में छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन स्वरोजगार में व्यक्ति को किसी प्रकार की छुट्टी भी नहीं रख पाता वो। फिर आगे लिखा, श्रमिकों को बिना क्षतिपूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र उपकरणों प्रयोग प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है तथा ये किसी प्रकार के लेखा खाते भी नहीं रखते। इस क्षेत्र के श्रमिक प्राय गंदी बस्तियों में तथा झुग्गियों में रहते। अनौपचारिक क्षेत्र के कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो यहाँ हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। कौन सा वाला टॉपिक हमारा टॉपिक था यहाँ पर, अनौपचारिकरण, श्रमिकों का, भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण क्या होता है। अब यहाँ आपको जो भी डाउट लगता है क्लियर करना है।